जय हिंद। इस वीडियो में आज हम इतिहास के दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, जो कि पहला था रॉलेट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको दोस्तों हम पूरा एक्सप्लेन करके समझेंगे और इसको एकदम हम कहानी की तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड को अच्छे से समझना है ना, तो आपको रॉलेट एक्ट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम रॉलेट एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास हम विश्व युद्ध से करेंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। देखिए, आप जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, कि प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, यह बात दोस्तों आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर आपको समझना है तो भाई आपको यहाँ से ही शुरुआत करना होगा, प्रथम विश्व युद्ध से, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी है, क्योंकि इसका मेन दिक्कत जो है यहीं से स्टार्ट होता है। और यह भी बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारा देश आज़ाद जो है, यानी कि भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ को देख रहे हैं कि यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय हमारा देश गुलाम था। और आप जानते हैं कि हमारे देश पर किसका कब्जा था, तो आप लोग कहेंगे कि इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का मतलब कि अंग्रेज का था। देखिए, इंग्लैंड के लोगों को हम अंग्रेज कहते हैं, जैसे भारत के लोग को भारतीय कहते हैं ना, उसी तरह इंग्लैंड के लोग को हम क्या कहेंगे, अंग्रेज कहेंगे। इसको अंग्रेज कहने के कारण और भी है, चूँकि इंग्लैंड में ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए इनको अंग्रेज कहते हैं। और देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि बहुत सारे देश शामिल थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों का जीत हुआ था। और जो दोस्तों इंग्लैंड है, यह मित्र राष्ट्रों की ओर से था, यानी कि यह भी विश्व युद्ध में लड़ रहा था। और एक बात आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध को लड़ने के लिए, उसको जीतने के लिए अच्छी सेना की ज़रूरत होती है। चाहे वो छोटा युद्ध हो, चाहे वो कोई विश्व युद्ध हो, चाहे वो कोई वर्ल्ड वार हो, ठीक है, उसको जीतने के लिए अच्छी सेना चाहिए। और इंग्लैंड के पास दोस्तों उतनी अच्छी सेना नहीं थी जितना कि चाहिए था। अब इसको एक अच्छा सेना का तलाश था। अब इसके पास अच्छा सेना क्यों नहीं था, इसका कारण को समझ लीजिए। देखिए, आप जानते होंगे दोस्तों कि ज़्यादा इंग्लैंड का ज़्यादा लोग, यानी कि जितना भी अंग्रेज होता है सब, ये ज़्यादा CBSE बोर्ड वाला होता है सब। इसके बारे में आपको मालूम होगा, यह ज़्यादा फर्चीन बनता है, डिब्बा का दूध तो पियले रहता है। देखिए, जब जितना भी अंग्रेज था, यह जब जा रहा था इंग्लैंड से दूसरे देशों से युद्ध करने विश्व युद्ध में, तो ये चूँकि डिब्बा का दूध पियले था, इसको डिब्बा की तरफ पचका देता था सब। उतना ज़्यादा बरियार नहीं होता था ये लोग, चूँकि आप जानते हैं भूअर भूअर रहता है लोग, और इसका जो खवाई पियाई भी है उतना ज़्यादा मस्त नहीं था। और इनके अंदर जो है उतना देश प्रेम भी उतना अच्छा नहीं होता था। तो इंग्लैंड को कोई अच्छा सा भाई सेना तलाश चाहिए था, जिससे वह विश्व युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को जीत सके। और देखिए, आप जानते होंगे, अभी मैंने आपको बताया कि उस समय भारत पर जो है अंग्रेजों का कब्जा था, यानी कि इंग्लैंड का था। अब अंग्रेजों को लगा भाई जिस सेना का हमको तलाश है वह हमको भारत में मिल सकता है, चूँकि आप जानते हैं कि भारत में एकदम जो लोग होते हैं हट्टा कट्टा होते हैं, CBSE बोर्ड वाला नहीं होता है लोग। यह नहीं कि CBSE वाला नहीं, हम कीचड़ में नहीं लड़ेंगे, माटी मिट्टी लग जाएगा, हम जंगल में नहीं जाएंगे, युद्ध पे जाएंगे तो नूडल्स खाएंगे, बाक ससुरा नूडल्स खाएगा, युद्ध में खाने को रोटी नहीं मिलता है तो नूडल्स खाएगा। ये सब अंग्रेजों का हाई था। तो अंग्रेज को लगा कि अगर हमको अच्छा सेना चाहिए तो भारत में से ले लेते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि भारत के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं, काफ़ी तगड़े होते हैं, ये काफ़ी शक्तिशाली लंबा होते हैं। और दोस्तों ये जो उतना खाने में शौकीन भी नहीं होते हैं। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर हम उतना इनको युद्ध लड़ने के लिए सैलरी भी नहीं देंगे और खाने में थोड़ा कम भी देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बर्दाश्ती होते हैं। अंग्रेज सोच लिए थे कि हमको भारत से सेना को लाना है, यानी कि लोगों को लाना है। अब देखिए, भारत में अगर आप जानते हैं कि उस समय भारत पर इंग्लैंड का कब्जा था, तो अगर इंग्लैंड वाला अंग्रेज जाके कहेगा भारत में डायरेक्ट कि हमको भाई सेना की ज़रूरत है, भारत के लोग आओ, भारत के युवा आओ, सेना में भर्ती हो जाओ और हमारी तरफ से सहायता करो प्रथम विश्व युद्ध में, हम खुश हो जाएंगे, ऐसा कहेगा तो आपको लगता है कि भारत के लोग जाएंगे इंग्लैंड की तरफ से, गरीबो करेंगे। और बिहार के लोग तो लठिया निकाल तो सुरती बनाओ तो लगेगा मारे नहीं इसको। तो इन्होंने दिमाग लगाया, जितना भी अंग्रेज था इन्होंने दिमाग लगाया भारत के लोग को अपने सेना में शामिल करने के लिए और युद्ध को लड़ने के लिए। इन्होंने सोचा कि भारत के लोग जो है हरदम कहते हैं कि हमको आज़ादी दे दो भाई, हमको आज़ादी दे दो। तो इन्होंने सोचा हम क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं। अंग्रेजों ने सोचा, हम कहते हैं कि अगर भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में हमारा अगर साथ देंगे, तो अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो हम भारत को आज़ादी दे देंगे। यह यहाँ के अंग्रेजों ने सोचा और ठीक वैसा ही हुआ। यह भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, भारत के लोग हैं, अंग्रेजी उनसे यही बोले कि आप एक काम कीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद कीजिए, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो हम भारत को आज़ादी दे देंगे। ठीक है, अब भारत के लोग तो भाई इतना बुर्बक होता नहीं है, लोग ये पहले ही समझ गया है कि जरूर इसका चाल है। लेकिन यहाँ के जो नेता थे,
ये इनके फेर में फंस गए। जैसे खासकर महात्मा गांधी, देखिए शुरू में महात्मा गांधी जो है अंग्रेज को अच्छा मानते थे। जब तक रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ, महात्मा गांधी को लगा कि सही बोल रहे हैं। और महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद अगर अंग्रेज अगर हमें आज़ाद नहीं भी करते हैं तो कम से कम स्वशासन यानी कि स्वराज की हमको छूट दे ही देंगे, यानी कि हम स्वशासन खुद से शासन चला सकते हैं, इसका हमको अधिकार दे देंगे। इसलिए महात्मा गांधी खूब प्रचार प्रसार किए, आओ सेना में भर्ती हो और इंग्लैंड की तरफ से जाओ, अंग्रेजों की तरफ से जाओ और विश्व युद्ध में लड़ो, अपना योगदान करो। और बिहार यूपी वाले के तो बात ही नहीं पूछो भाई, यहाँ से तो खूब भर्ती हुआ सेना में। महात्मा गांधी खूब एकदम बोल सकते हैं समिति बनाने लगे कि आओ भाई भर्ती हो जाओ। और यहाँ के जो खासकर बिहार के लोग की बात करें तो बिहार के लोग आप जानते हैं कि पूरे एकदम बरियार होते हैं लोग। और बिहार के लोग जब सेना में, ऐसा कहा जाता है चुटकुला, पता नहीं कि कितना सही कितना गलत है, कि बिहार के लोग जब जाते थे लड़ने तो इनको जब हेलमेट दिया जाता था पहनने के लिए, ठीक है, ताकि माथा में गोली ना लगे भाई, तो बिहार के लोग कहते थे नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हम मुरट्ठा से ही काम चला लेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि बिहार के लोग ज़्यादा गमछा बांधते हैं, एकदम बानी गमछा और चल दिए लड़ने। कहा कि हमको हेलमेट नहीं चाहिए, हम मुरट्ठा से काम चला लेंगे। और लगभग पूरा जोड़ लगा दिया अपने तरफ से और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड को जितवा दिए। अब क्या हुआ ध्यान से देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड का जीत हो गया तो ये ससुरा तो बोला था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अब आज़ादी को तो छोड़िए, और भी कड़ा से कड़ा रूप को अपनाने लगा, कड़ा से कड़ा कानून लाने लगा। अब बहुत ज़्यादा भाव खाने लगा। अब भाई भारत के लोग साफा नाराज हो गए। बिहार के लोग तो ऐसा कहता था कि कारण ससुरा कदी खा लिया है, लौंग खा लिया कि लहसुन खा लिया है, ये घसक गया है अंग्रेज। ये बोल रहे थे कि हम आज़ाद कर देंगे, जबकि आज़ादी नहीं कर रहा था। और महात्मा गांधी अभी तक समझ चुके थे कि पकिया चोट्टा है, सब एक नंबर का चोट्टा है। ये बोला था कि आज़ाद कर देंगे, अगर आज़ाद नहीं कर रहा है तो कम से कम स्वशासन का अधिकार देना दे भाई, हम खुद से शासन कर लेंगे। जबकि ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं किया। और देखिए अब क्या हुआ कि विरोध बढ़ने लगा। अब बिहार के में देखिए खास करके क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। अब बिहार के लोग पूरा गुस्सियाल था लोग कि ससुरा हम हेलमेट नहीं पहने कि हम पैसा बचा सके और देश का काम आ सके, हम सुरती खा कि पूरा युद्ध लड़े हैं, इतना मेहनत किए हैं, अभी ससुरा बोल रहा है कि हम आज़ादी नहीं देंगे। कह रहा निकाल लाठी। अब लाठी फाटा निकाल कर लग लगा मार होने, कौन यहाँ पे कुछ मार दिया, कौन यहाँ पे धनका दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा, मार धार एक्शन से भरपूर। बिहार के लोग तो भाई डरते नहीं थे, पूरा मार धार चहक गया। अब देखिए अंग्रेज सरकार बिल्कुल डर गया और महात्मा गांधी भी समझ चुके थे। अब भारत के लोगों को उतना ज़्यादा नहीं रोक रहे थे, चूँकि ये भी जान गए थे कि ये हईले है सब, तो अब जो गलत काम किया उसका दवाई होना ही चाहिए था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ऐसा रहा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने दोस्तों एक कानून लाने को सोचा, ठीक है। अब देखिए उस समय जब ये सब घटना हो रहा था तो उस समय पूरे भारत का एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यह अभी के जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उतना इसका पावर था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय का भारत का प्रधानमंत्री था। ये पूरा भाई टेंशन आ गया कि भाई अब क्या हो, अब तो लगता है कि अब दिक्कत बढ़ जाएगा। तो इसे ना दोस्तों इंग्लैंड से एक व्यक्ति को बुलाया यहाँ पर, जो कि एक जज था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। देखिए बहुत जगह देखिएगा तो रॉलेट को ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको बुलाया गया और इससे जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोला कि आप एक काम कीजिए कि एक ऐसा कानून लाइए जिससे जितना भी विद्रोह हो रहा है, जितना भी मार फटा हो रहा है, बिहार के लोग हमको दाब दाब के मार रहा है चेहट चेहट का, इससे हम बच सके, बताइए। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोला, सर सिडनी रॉलेट बोला कि इतना जल्दी कोई कानून लाना असंभव है, क्योंकि सर सिडनी कथी नाम है, सर सिडनी रॉलेट जो भारत में आया था उसको इतना ज़्यादा भारत के बारे में मालूम नहीं था। तो ये बोला कि एक काम कीजिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड से, हमको 2 साल का वक्त दीजिए। हम क्या करते हैं कि भारत का पहले पूरा बढ़िया से भ्रमण करते हैं, यानी कि घूम लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये अभी सर CBSE बोर्ड वाला है, काम कौन और व्यवहार कौन, इतनी सा काम ला। देखिए का 2 साल का टाइम लगा रहा है। ये 2 साल का टाइम लिया, कहा कि हमको 2 साल टाइम दीजिए, हम ये सब काम कर लेते हैं। 2 साल का टाइम लिया, भारत में खूब बढ़िया से घूम लिया, खूब बढ़िया से हवा लग गया। फिर आखिरी में आके कह रहा है कि हम एक कानून खोजे हैं भाई। उस कानून का नाम जो है यह रॉलेट एक्ट दिया, ठीक है। और वह कानून क्या था, ध्यान से सुनिए। उस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शक के नज़रिए से गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई चाचा भतीजा है, रोड पर जा रहा है, सुरती बनाते कह रहा है कि ए चाचा देखिए आपको चाची वो दिन मार रही थी खरेरा से, हो क्या बात हुआ था। तो मान लीजिए कि पुलिस जा रहा है उन्हीं से, कहे घरे सोच रे
भाई सरकार के बारे में हिनाई कर रहा है, तब शक हो गया उसका, पुलिस वाले को पकड़ के जीप में डाल के बंद कर दिया जेल में, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला भी पिटाता होगा अपनी पत्नी से झाड़ू को लगा ले जी जान गए हैं कानून कि हम झाड़ू से पिटाते हैं, अरे पकड़ो पकड़ो पूरा हाला कर देगा जी, फिर उसको भी जेल में बंद कर दिया। तो इस कानून का भी बहुत दुरुपयोग हुआ। मान लीजिए कि कोई भुअरी है और भुअरी का कोई भारतीय लोग लाइन मार रहा है, तो जो भुअरा होता था सब अरे हमरा वाली को लाइन मार रहा है, अरे इसको जेल में डालो ससुरा, इसको हम पटाए थे, ये ससुरा काहे लाइन मार रहा है। तो देखिए इस कानून का कितना ज़्यादा गलत यूज होने लगा। और भाई भारत के लोग पूरा डरने लगा। अब भाई लगे लगे भी नहीं आ सकता था, क्योंकि कोई को आया पकड़ के जेल में डाल देता था। कानून में ही था कि शक के नज़रिए से गिरफ्तार कर लेना। और इस कानून के अंतर्गत ना आप अपील कर सकते थे, ना वकील रख सकते थे, ना दलील दे सकते थे। यह एक कानून था। और यह जो कानून था, इस कानून को महात्मा गांधी बोले कि यह काला कानून है, क्योंकि इसमें भारतीयों से जो इनका अधिकार है, मूल अधिकार, इसको छीन लिया जाता था। और भारत के जो लोग हैं भाई पुलिस से बिल्कुल डरने लगे। भाई आँख में आँख मिलाने से भी बात नहीं करते थे। मान लीजिए कि पुलिस जा रहा है पूर्वमुखी, तो जो भारत के लोग थे पश्चिम में घूम के हेने लगते थे ताकि नहीं, इतना ज़्यादा डर गए, कानून इतना ज़्यादा खराब हो गया। फिर से मैं बताता हूँ दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, जो कि उस समय भारत का पूरा वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रॉलेट नाम का एक व्यक्ति को भारत में बुलाया, जो कि एक न्यायाधीश था, यानी कि जज था। इसको बोला कि आप एक ऐसा कानून को लाइए जिससे इन सभी जितने क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा है, मार फरिया जा रहा है, बिहार के लोग पटक पटक मार रहे हैं, हमको जात जात के मार रहे हैं, ठीक है, धूर ईटा मार रहा है, ढेले ढेले मार रहा है, इसको बंद किया जा सके। तो सर सिडनी रॉलेट जो CBSE वाला था, 2 साल खूब घूमा, खूब हवा खाया, गर्लफ्रेंड खूब रखा, ठीक है, अभी जवाने था अभी खूब। उसके बाद ये आया, कहा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के लगे, देखिए सर हम एक कानून लाए हैं, उस कानून का नाम हमारे नाम पे रख दीजिए रॉलेट एक्ट। इस कानून के अंतर्गत उसने बताया कि किसी व्यक्ति को शक के नज़रिए से गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है। और इस कानून के अंतर्गत ना किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए, ठीक है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसमें ना अपील कर सकते थे, ना वकील रख सकते थे, ना दलील दे सकते थे। यह कानून इतना ज़्यादा खतरनाक था। इस कानून को दोस्तों महात्मा गांधी जो है काला कानून बोले। तो उम्मीद है कि रॉलेट एक्ट क्या था इसको समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। पंजाब के अमृतसर में एक बाग था जिसका नाम था जालियांवाला बाग। बाग का मतलब होता है पार्क। वहीं पे दोस्तों 13 अप्रैल, कब, तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत भयानक घटना हुआ, जिसके बारे में इसमें मैं कहानी की तरह पूरा चर्चा करूंगा, ठीक है। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा, कुल ऊपर की बात है। अब दोस्तों हम इसको कहानी की तरह समझते हैं कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। देखिए आप जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत के लोग थे, यह अंग्रेजों की सैनिक में बहुत ज़्यादा भर्ती हुए थे और यह इंग्लैंड की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध को लड़े थे, पूरा जी जान झोंक दिए थे, ठीक है। और देखिए रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ, चूंकि पूरा लोग आसरा धराया था कि कम से कम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो अगर मान के चले कि हमारा अगर युद्ध में जाते हैं शहीद हो गए, तो कम से कम हमारे लोग को तो कम से कम भाई स्वतंत्रता तो मिलेगा, वो शान से जी सकते हैं। ये लोग सोच के सब गए थे युद्ध लड़ने। युद्ध लड़े, आप जानते हैं कि युद्ध में इंग्लैंड का जीत भी हो गया, मित्र राष्ट्रों का जीत भी हो गया। लेकिन जो इंग्लैंड वादा किया था कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर देंगे, वह आज़ाद ना करके रॉलेट एक्ट दिया। और रॉलेट एक्ट क्या था हमने आपको बता दिया। और दोस्तों रॉलेट एक्ट का जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो पंजाब में ही हो रहा था। आप जानते हैं कि पंजाब जो है भारत का एक राज्य है, और विरोध का एक कारण भी था, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पंजाब के ज़्यादातर लोग सेना में रहते हैं। अभी भी हमारे जितने भी आर्मी है उसमें पंजाब के ज़्यादातर लोग रहते हैं, वहाँ पे सरदार होते हैं, सिख होते हैं, ज़्यादा आर्मी में रहते हैं। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भी भारत के जितने भी राज्य थे उसमें से सबसे ज़्यादा जो लोग पंजाब से ही गए थे सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़ने, ठीक है। और जो लोग अपने मन से नहीं जा रहे थे उनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था। तो पूरे लोग आसरा लगाए थे कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो कम से कम अगर मान के चले कि हम शहीद भी हो जाते हैं, ऐसा जो युवा थे युद्ध लड़ने जा रहे थे ऐसा सोच रहे थे, मान के चले कि अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमारे लोगों को तो कम से कम आज़ादी दी जाएगी ना, पूरा सोच के गए थे। तो जब जीत हुई तो सरकार ने रॉलेट एक्ट दिया। पंजाब के लोग पूरा आसरा लगाए बैठे थे कि भाई हमारा बेटा गया है, हमारा पोता गया है युद्ध लड़ने, हमारे पति गए हैं, उनका जान गया, हमको आज़ादी मिलेगा, पूरा सोच कर पूरा प्लानिंग के साथ बैठे थे। लेकिन जब रॉलेट एक्ट आया तो पंजाब के पूरा लोग भड़क गए कि भाई यह क्या हुआ,
हम क्या सोच के युद्ध कर रहे थे और यह क्या हुआ। पूरा लोग भड़क गए। पंजाब में जगह जगह आंदोलन होने लगा, सत्याग्रह होने लगा। पंजाब के जो सरदार थे वह जब भूअर आता था यानी कि अंग्रेज आता था तो उसको ऐसे धरते थे, फफेला उठा के छानिए पर बिक देते थे। पटक पटक लगा, मार धार एक्शन से भरपूर पूरा मार धार चालू होने लगा। मालूम चला कि किसी भूअरे चाचा को मार के उसका बाजा फोड़ दिया लाठी से, वो लंगड़ते लंगड़ते बेचारा भाग रहा है। पंजाब में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गया। और दोस्तों दिन था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जब यह सब घटना हो रहा था तो और रॉलेट एक्ट जब आया 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 ईस्वी को आया था, लेकिन 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी कहे कि नहीं हमको पंजाब में जाना होगा चूँकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। यह पंजाब में गए कि हमको जाएंगे यहाँ पे सत्याग्रह और आंदोलन चलाएंगे। जब यह जा रहे थे तो इनको अंग्रेज घेर लिए। अब एक अंग्रेज महात्मा गांधी से क्या बोला, यानी कि एक भूअरा अंग्रेज क्या बोला महात्मा गांधी से कि क्या महात्मा गांधी आपको लगता है कि 1 महीना में जितना एतवार नहीं आता है उतना तो आप आंदोलन और सत्याग्रह करते हैं, ऐसा अंग्रेजुआ बोला। तो और फिर बोला कि क्या आप आंदोलन करने जा रहे हैं, तो महात्मा गांधी बोला हाँ। अंग्रेजवा क्या बोला मालूम है, वो बोला कि अरे महात्मा गांधी का नीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो वो क्या किया कि महात्मा गांधी को वहाँ से गिरफ्तार किया और उनको नज़रबंद कर दिया गया। आप नज़रबंद के बारे में जानते होंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लग पा रहा होगा। महात्मा गांधी को 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको नज़रबंद कर दिया गया। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया तो पंजाब के लोग और भी ज़्यादा भड़क गए। और उस समय वहाँ के 2 प्रसिद्ध नेता थे, एकदम पॉपुलर, वायरल, जिसको वायरल बोलते हैं ना, एक जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। यह खूब ज़्यादा विरोध करने लगी इस बात का कि महात्मा गांधी का भाई क्यों ऐसा किया गया, उनको गिरफ्तार और नज़रबंद क्यों किया गया। खूब विरोध कर रहे थे और रॉलेट एक्ट का भी खूब वो विरोध कर रहे थे। यानी कि वहाँ के जो 2 ही नेता थे जो कि बहुत पॉपुलर थे। अब अंग्रेज सरकार को लगा कि अगर इनको छोड़ देंगे तो पंजाब में मामला और बिगड़ जाएगा। तो उनको क्या किया गया दोस्तों कि 9 अप्रैल कब, तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। किनको डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को। जब यह घटना हुआ तो लोग और भी भड़क गए कि भैया क्या हुआ, पहले तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिए, उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिए, यही कौन बात है। पूरा भड़क गए, लोग आंदोलन करने लगे, यहाँ मार छटक गया। अंग्रेज को कोई मार कर कुछ उखाड़ दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, पूरा बवाल खड़ा हो गया। और जब ये सब हुआ तो लोग 10 अप्रैल का दिन था। दिन कब का था, तो 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को था। इस दिन जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे नेताओं को छोड़ा जाए, तो 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को लोगों पे गोलियां चला दी गई अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, अंग्रेज पुलिसों के द्वारा। अब लोग और भी ज़्यादा भड़क गए। अब लोग जब भड़क गए तो आप जानते हैं कि भारतीय अगर हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेज का पूरा छक्का छोड़ा देंगे। अब भारतीय लोग पूरा गुस्सा आ गया, मार काट चालू हो गया, मार लाठी। अब जैसे उस समय खाली ऊपरे था, लेकिन अब कस के होने लगा। अब भारतीय लोग भी अंग्रेज को मार कर, कम से कम भारतीय लोग अंग्रेज को 4 गो मार कर मुँगा कर बिक दिए थे। 4 गो अंग्रेज को भारतीय लोग इतना मार दिए थे कि वो मर गया दौरे पे। 4 गो अंग्रेज को। कहा जाता है कि एक महिला थी, ठीक है, अंग्रेज महिला थी, और जब साइकिल पे जा रही थी तो कुछ भारतीय लोग जो उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किए, ठीक है। तो उसके बाद अंग्रेज सरकार जो है उन लोगों से कड़ी कार्रवाई की, उन लोगों पर बहुत से बहुत उनके साथ गलत किया गया उन लोगों से। अच्छा आप बात बता दीजिए भाई, अब भारतीय महिलाओं के साथ, भारतीय लोगों के साथ इतना गलत कर रहे हैं, और अगर आप भारतीय लोग, एक अंग्रेज महिला को कुछ कर दे रहा है, कुछ गलत बोल दे रहा है, साइकिल छीन ले रहा है, तो आप उनको इतना बड़ा सजा देंगे। इससे भी लोग भाई पूरा भड़क गए और 10 अप्रैल को गोली भी चल गया। तो ऐसे दिन जा रहे थे, लोग पूरा भड़क गए। जब ये सब हुआ तो अंग्रेज सरकार क्या की कि कर्फ्यू लगा दी। और कर्फ्यू में क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि एक जगह पर कम से कम 3 ही लोग रह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रहेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उनको गोली मार दिया जाएगा। आप जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पर भी कर्फ्यू लगा था, इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब जब कर्फ्यू लगा तो एक दिन था 13 अप्रैल को। कब दिन था भाई? 13 अप्रैल का। और देखिए जब कर्फ्यू लगा तो लोगों को उतना ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं था कि कर्फ्यू लग गया है। अगर मालूम भी था तो उनको यह नहीं मालूम था कि कर्फ्यू में क्या होता है, इनको पूरा अनजान थे। हालांकि जो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे उनको मालूम था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं मालूम था। अब 13 अप्रैल 1919 का दिन था और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिन को पंजाब में एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार में एक मेला लगता है। उस त्यौहार का नाम है बैसाखी का पर्व, उसको बोला जाता है। और यह जो पर्व है इसमें जालियांवाला बाग में एक मेला लगता था। और देखिए आप जान लेते हैं कि आखिर यह मेला क्यों लगता था, बैसाखी का पर्व क्या है।
देखिए जब पंजाब में रबी फसल कटता है अर्थात गेहूं कटता है तब इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल को लोग पूरा जालियांवाला बाग में घुस गए। यह पार्क था, ठीक है, जो कि अमृतसर में था। यहीं पे हरदम मेला लगता था। पूरा लोग घुस गए, खुशियाँ मनाने लगे, मिठाई खाने लगे, ये सब काम होने लगा। चूँकि इसमें मेला लगा था, सब लोग अपना सुख दुख को बांट रहे थे। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी गए थे जो कि अंग्रेज सरकार की बुराई कर रहे थे, बोल रहे थे कि देखिए ना, इस महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सत्यापाल मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया और रॉलेट एक्ट लाया गया। यानी कि अंग्रेज के बारे में जितना भी गलत चीज़ कर रही थी अंग्रेज, इसके बारे में बात किया जा रहा था। अब ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति ये जनरल डायल को एक खबर दे दिया कि जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर अंग्रेज सरकार के बारे में बुराई हो रहा है और ये प्लान बैठा रहे हैं कि हमको किस दिन आंदोलन करना है, सत्याग्रह करना है। इसके बारे में जनरल ओ डायर को पता लग गया। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब भी कोई दुख पहुँचाता है तो कोई अपना ही पहुँचाता है। अब मालूम नहीं कितना सही है कितना गलत है। ऐसा कहा जाता है कि वहीं के कोई लोग बोला था जनरल ओ डायर को, जनरल ओ डायर को। तो पकिया भाई एकदम बकलोल था। देखिए आगे चल कर जब इतना बड़ा कांड हुआ ना तो इसको लकुआ मार देगा, आप देखते जाइएगा। तो जब इसको पता चला तो पूरा गुस्से से लाल हो गया। चूँकि जनरल ओ डायर जो था यह अमृतसर का एक डीएम था, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट था। यह लगा दिया था कर्फ्यू, पूरा गुस्से से लाल हो गया, यह पूरा खिसिया गया। और जब खिसिया है तो अपने 150 सैनिकों के साथ, हम यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, जालियांवाला बाग का एक व्यक्ति था, उसने जनरल ओ डायर को खबर कर दिया कि ऐसे ऐसे बात है, आप कर्फ्यू लगाए हैं, जब इतना सारा लोग बिट रहे हैं, आपके बारे में बुराई चल रही है। तो पूरा गुस्सा गया जनरल ओ डायर, जिसका नाम क्या था हम यहाँ पे लिख देते हैं, जनरल ओ डायर। यह दोस्तों अमृतसर का जिला मजिस्ट्रेट था, यानी कि डीएम था। यह पूरा गुस्सा गया और 150 सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग में आ गया। इसके साथ साथ यह भी था जनरल ओ डायर, ये कुरफुट्टा था, इसको जो मन करे सो गाली दे दीजिए। अभी हम वीडियो में गाली नहीं दे सकते, मेरी मजबूरी है, ऐसे में तो इसको हम खूब गरियाते हैं, मत पूछिए। तो 150 सैनिकों के साथ घुस गया। और हमने आपको भी बताया कि जालियांवाला बाग में घुसने के लिए एक ही गेट था और उस गेट पर क्या किया कि जीप को लगा दिया ताकि वो गेट बंद हो सके। और इसमें जितना भी लोग हैं, यानी कि जालियांवाला बाग में जितना भी लोग इसमें है वो इसमें से निकल के भागने ना पाए। उसके बाद एक घुसा फटाक दे सैनिकों को, कुछ दाएं भेज दिया, कुछ अपने बाएं भेज दिया और अपने सैनिकों को विशेष तरह के पोजीशन लेने को कहा, ठीक है। और कुछ सैनिकों को क्या किया कि लेटा दिया, यानी कि सुला दिया। कुछ सैनिकों को घुटने के बल बोलना बैठने के लिए, कुछ सैनिकों को खड़ा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बोला फायर। जब वो फायर की तो वो नहीं देखी कि बच्चा मर रहा है, कि बूढ़ा मर रहा है, कि जवान मर रहा है, कि महिला मर रहा है, कि कोई विकलांग मर रहा है, कि कोई गर्भवती महिला मर रहा है। इतना ज़्यादा गोली चला मत पूछिए जब तक। और जो जनरल ओ डायर जब आया था जालियांवाला बाग में तो इसके पास जितना हो सके उतना गोली को लाया था। और जालियांवाला कहा जाता है उस समय कि जालियांवाला बाग में उस समय लगभग 1500 से ज़्यादा लोग थे। ऐसा कहा जाता है 1500 से ज़्यादा लोग थे उस समय। जब गोली चली तो किसी का अगर कनपट्टी में गोली लग रहा है तो भाई उसका सर फट जा रहा है, किसी का आंतड़ी निकल जा रहा है, किसी गर्भवती महिला के पेट में लग जा रहा है तो उसका बच्चा भी मर जा रहा है, वो भी मर जा रही है तराते तराते। तो इस तरह इतना गोली चला कि लगभग सब लोग मारे गए, उसमें से कुछ लोग घायल भी हुए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि उस जालियांवाला बाग में एक कुआं भी था। एक माँ अपने छोटे बच्चों को बचाने के लिए उस कुएं में कूद गई कि ताकि बच्चे का जान बच सके। तो उसका देखा देखी बहुत सारे लोग उस कुएं में कूदने लगे ताकि उनका भी जान बच सके। अगर वो कुएं में कूद के तभी उनका जान नहीं बचा, क्योंकि आप कुआं में जाएंगे तो कुआं मतलब होता है, आप समझते हैं कुआं के बारे में, उसमें पानी भी रहता है, एक के ऊपर एक गए, एक के ऊपर एक गए, ऐसे करके पूरा कुआं आदमी से, पानी से नहीं आदमी से लबालब हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब कुआं जो पूरा आदमी से भर गया तो जो जनरल ओ डायर था अपने सैनिकों के साथ आया और कुएं के ऊपर से गोली चलवा दी। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा चोट्टा था। हम इसको इसीलिए नहीं बोलते हैं, कोई भी इसको गाली देगा आगे देखिएगा इसको जाकर लकुआ मार देगा, कीड़ा पड़ जाएगा। पूरा जो वहाँ पे जालियांवाला बाग का जो पूरा मिट्टी था ये पूरा खून से लाल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एक दादाजी थे जो कि अपने 4 साल के छोटे बच्चे को बचाने के लिए 7 फुट ऊंचे दीवार से बिग दिए उस पर, ताकि उस बच्चे का जान बच सके। जब बच्चा 7 फुट ऊंचा दीवार से उस पार गया तो बच तो गया, बट उसका हाथ जो है टूट गया, लेकिन वो बच गया। आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। जब ये सब घटना हो गया वहाँ पे पूरे लोग मारे गए, कुछ लोग घायल भी हुए। तो जब पूरा गोली खत्म हो गया तो वहाँ से बहुत सारे लोग, जब जनरल ओ डायर और उसके सैनिक सब निकल गए और जनरल ओ डायर उस समय आदेश दिया
कुछ सैनिकों को वहीं पे रख दिया, बोला कि तुम देखते रहना कि जलियांवाला बाग में लोग ना आ सके ना जा सके। उसका कहने का मतलब यही था कि जो लोग घायल थे उनको किसी भी तरह का चिकित्सक सेवा ना दिया जाए, उनका इलाज ना किया जाए। बहुत सारे लोग चाहे चिल्ला रहे थे पानी पानी ला, मदद करो, कोई नहीं जा रहा था भाई, क्योंकि जो जाएगा उसको गोली मार देगा। और यह गया जनरल उडायर वहाँ से चला गया। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा घटना घटा। ऐसा कहा जाता है कि रात को जनरल उडायर जो था ये जलियांवाला बाग में आया यह देखने के लिए कि कोई व्यक्ति जलियांवाला बाग में जा और आ तो नहीं रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा निरंकुश था। अब देखिए, हमने आपको एक बात बताया कि जब जलियांवाला बाग में जनरल उडायर घुसा था तो ये अपने सैनिकों को विशेष पोजीशन लेने के लिए बोला था। किसी को लेटा दिया था कि तुम लेट के गोली चलाओ, किसी को घुटने का बल बैठा दिया था कि तुम घुटने का बल बैठ के गोली चलाओ, किसी को खड़ा करा कर गोली चला रहा था। तो ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, आप जानते होंगे, मैंने आपको भी बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में पंजाब के बहुत सारे लोग गए थे और जब लड़के तो सही सलामत वापस भी आए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो जलियांवाला बाग में पंजाबी लोग न थे, वह जानते थे, चूँकि युद्ध में गए थे, वह जानते थे कि जब गोली चलती है तो हमको बचने के लिए नीचे लेट जाना चाहिए। और यह बात जनरल उडायर को पता था कि जब हम गोली चलाएंगे तो बहुत सारे लोग नीचे लेट कर अपना जान बचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वह एक टुकड़ी को नीचे लेटा दिया था कि अगर कोई लेट कर अपना जान बचा रहा है तो उसको गोली चलाए और उसको भी मारा जाए। यानी कि वो पूरा प्लान के साथ आया था कि एक भी लोग को जिंदा नहीं छोड़ना है, एक भी गोली वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा निरंकुश था। जब यह सब घटना हुआ तो यहाँ के लोग और भी पूरा भड़क गए। महात्मा गांधी एकदम भाई कह सकते हैं एकदम तरह का सदमे में चले गए। पूरा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ससुरा क्या कर दिया। अब लोग और भी ज़्यादा विद्रोह करने लगे, मार काट पूरा लोग भड़क गए। ठीक है, पूरा लोग जो है वहाँ के भड़क गए। अब सरकार से मांग करने लगे कि अब इसका जांच किया जाए कि इसमें किसका गलती है। तो उसके 6 महीने बाद एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम है हंटर समिति। इसको जांच करने के लिए भेजा गया था कि आखिर किसमें गलती था, कितना गोली चला, इतने लोग मारे गए। तो यह जो समिति यह बोली कि इसमें जनरल उडायर का कोई गलती नहीं था। हालांकि इसने गोली चलवाई लेकिन इसमें कोई इसका गलती नहीं था। बताइए कितना चुतिया समिति था, आप इसे समझ सकते थे। यह बोली कि अगर जनरल उडायर गोली न चलवाता तो लोग इसको मार देते। ये कोनो बात होता है जी? ये घुसा अपने से गेट पे जीप खड़ा कर दिया, गोली चलवाया, लोगों का हजारों, ऐसा कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में हजारों लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, तो उनका चिकित्सक उनको सेवा नहीं मिला, उसके लिए वो भी मारे गए, ऐसा बोला। फिर जनरल उडायर को क्या किया गया कि भारत से भेज दिया गया लंदन। जब यह लंदन गया तो इसको कहा गया कि ये ब्रिटिश उपनिवेश का सिर है और इसको बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। अब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा गलत बात है। यहाँ पे लोग मारे गए हैं, किसी का परिवार उजड़ गया है, यहाँ पे लोग बचे हैं, उसको क्या किया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। इसी कारण दोस्तों आप सोचे होंगे भारत में ऐसा कहावत भी है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है ईश्वर भी उसके साथ गलत करते हैं। इसीलिए जो जनरल उडायर था इसका मृत्यु 1927 ईस्वी में लकवा मारने की वजह से हो गया। इसको कीड़ा भी पड़ा था, सब तड़प तड़प के मारा साला, बड़ी हरामी था जनरल उडायर। यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उम्मीद है कि आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी अच्छे से समझ गए होंगे। इतना ज़्यादा गलत हुआ था ना भाई, मत पूछिए। अगर मैं पूरा बताने लगूँ ना तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का। आप क्या बताओ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।